हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे टू न्यूटन्स 3 फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाती जाती हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले न्यूटन ने इंट्रोडक्शन इसका किस तरीके से दिया था। तो सबसे पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने 1643 से 1727 के दरमियान वो रहे थे। सर आइजैक न्यूटन ने फार्मूलेट किया था द लॉज ऑफ मोशन इन हिज बुक प्रिंसिपिया। आइजैक न्यूटन ने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपिया, उसका नाम था। 1687 में उसने लॉज ऑफ मोशन को फार्मूलेट किया था, उस बुक के अंदर उसने लिखा था। ठीक है, ये जो 3 लॉज हैं ना मोशन के, दीज लॉज लेड द फाउंडेशन फॉर क्लासिकल मैकेनिक्स। ये लॉज फाउंडेशन रखते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की। क्लासिकल मैकेनिक्स है सबसे पहले वाली मैकेनिक्स, यानी जिसकी बुनियाद पर आगे हम मॉडर्न फिजिक्स को स्टडी करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स से ही आगे सारी फिजिक्स की बुनियाद पड़ी थी, यानी सारी फिजिक्स की जो बेस है ना वो क्लासिकल फिजिक्स है। तो क्लासिकल फिजिक्स किसने दी थी? सर आइजैक न्यूटन ने। समझ आ गई आपको? इनमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोशन एंड फोर्स के बारे में। तो बिफोर न्यूटन से पहले मोशन वाज एक्सप्लेन्ड बाय अरिस्टोटल। न्यूटन से पहले भी मोशन को एक्सप्लेन किया था अरिस्टोटल ने, यानी कि अरस्तू ने। न्यूटन से पहले अरस्तू ने मोशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया था। न्यूटन गेव मैथमेटिकल लॉज। अरस्तू ने उसकी थ्योरी बताई थी, अरस्तू ने मोशन की थ्योरी बताई थी, लेकिन न्यूटन ने उसके मैथमेटिकल लॉज दिए थे टू डिस्क्राइब हाउ फोर्सेस काज चेंजेस इन मोशन, कि किस तरीके से फोर्सेस जो हैं वो मोशन की चेंजेस पे काज करती हैं। बात समझ आ रही है? अरस्तू ने पहले क्या दिया था? अरस्तू ने थ्योरी दी थी। न्यूटन से बहुत पहले अरस्तू ने थ्योरी दी थी मोशन के बारे में, लेकिन न्यूटन ने फिर उसको मैथमेटिकल लॉज में चेंज किया था टू डिस्क्राइब, ये डिस्क्राइब करने के लिए हाउ फोर्सेस काज चेंजेस इन मोशन, कि फोर्सेस किस तरह से चीज़ की मोशन को चेंज करती हैं। समझ आ गई है? यानी मैथमेटिकल लॉज जो हैं वो न्यूटन ने दिए थे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, जिसको हम इनर्शिया भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, यानी एक बॉडी जो कि रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, वो तब तक अपनी उसी पोजीशन के अंदर रहती है जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं उसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, यानी एक बॉडी तब तक एक ही पोजीशन के अंदर रहती है जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। फॉर एग्जांपल, टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, बिल्कुल नॉर्मल फोर्स उसके ऊपर है, कोई फोर्स नहीं लग रही, कोई कुछ नहीं है। हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, कोई अपनी तरफ से कोई फोर्स मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया है, फोर्स अप्लाई करके उसको उठाया है या दाएं बाएं मूव किया है, यानी उसकी पोजीशन को चेंज किया है मैंने। मेरे हाथ लगाने से पहले तक उसकी पोजीशन वही थी, मेरे लगाने के बाद चेंज हुई है। तो यही उसने बताया था कि एक बॉडी तब तक अपनी उसी हालत में रहती है जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी इनर्शिया का लॉ। अब इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक्सप्लेन करता है टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यानी इनर्शिया 3 तरह का है, एक रेस्ट का इनर्शिया है, दूसरा मोशन का इनर्शिया है और तीसरा डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ के एग्जांपल्स हैं पैसेंजर्स जर्क फॉरवर्ड इन अ बस, यानी जो पैसेंजर्स हैं बस के अंदर, पैसेंजर्स बैठे हुए हैं तो वो जर्क्स फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ होती हैं बस के अंदर। जब बस को ब्रेक लगती है तो बस के अंदर, यानी हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, बस एक नॉर्मल स्पीड से चल रही है, हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको ब्रेक लगाते हैं, और इसका कंक्लूजन क्या होता है, एंड रिजल्ट क्या निकलता है कि पैसेंजर्स हैं वो आगे की तरफ जर्क फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है, इसी तरह डस्ट फॉल्स ऑफ व्हेन अ रग इज शेकन, जब हम फोर्स लगा के किसी रग को शेक करते हैं तो जो डस्ट है ना वो फॉल्स ऑफ होती है, एक्सटर्नल फोर्स लगाई हमने। इसी तरह एक्सटर्नल फोर्स लगा के अ बुक ऑन अ टेबल स्टेज एट रेस्ट अनलेस पुश्ड,
जैसे मैंने आपको बताया कि टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है, तो वो रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगी जब तक हम उसको खुद से हाथ ना लगाएं, पुश करें या फिर पुल करें। क्लियर हो गया। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये हमें बताता है फोर्स इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यानी फोर्स जो है ये बेसिकली क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फार्मूला है इसका F=ma। फोर्स इक्वल्स है मैस के और एक्सलरेशन के। डायरेक्टली अगर हम बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ये। अगर हम इसकी सेकेंड लॉ की डेरिवेशन बताएं, मोमेंटम किसके इक्वल है, P=mv के। मोमेंटम किसके इक्वल होता है, P=mv के। m इसमें है मैस, v है वेलोसिटी। तो फोर्स क्या आएगा, dp/dt। ma व्हेन मैस इज कांस्टेंट। इसके अंदर मैस जो है हमारे पास वो कांस्टेंट है। क्लियर हो गया आपको। या आपको मैं मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन इसकी बता रही हूँ, या आप देख लें। अगर हम सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करें तो किस तरीके से करेंगे, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। यानी F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। F=a। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन मिटाएंगे तो F इक्वल्स आ जाएगा ma के। प्रोपोर्शन के साइन को रिमूव करके इक्वल्स टू m आएगा, F=ma। यानी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के। इसका क्या मतलब है कि ज़्यादा फोर्स होगी तो ज़्यादा एक्सेलरेशन लगेगा, कम फोर्स होगी कम एक्सेलरेशन लगेगा। यानी ज़्यादा फोर्स होगी तो ज़्यादा एक्सेलरेशन लगेगा, ज़्यादा मैस होगा तो कम एक्सेलरेशन लगेगा। बात की समझ आ रही है, डायरेक्ट रिलेशन है ना। फोर्स ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, मैस ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। क्लियर हो गया। सेकेंड लॉ की एग्जांपल है किकिंग अ फुटबॉल वर्सेस अ स्टोन। एक फुटबॉल को किक करना और एक स्टोन को किक करना। फुटबॉल को किक करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी, हम ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तब फुटबॉल को किक करेंगे। लेकिन एक स्टोन को किक करने के लिए हमें बिल्कुल मिनिमम फोर्स लगेगी। इसी तरह पुशिंग अ कार वर्सेस पुशिंग अ बाईसाइकिल। कार को पुश करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और बाईसाइकिल को पुश करने के लिए कम फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी स्ट्रोंगर पुश जो होता है वो क्या करता है, वो हायर एक्सेलरेशन देता है। ज़्यादा पुश करेंगे तो एक्सेलरेशन ज़्यादा मिलेगा, कम पुश करेंगे एक्सेलरेशन कम मिलेगा। सेकेंड लॉ की एप्लीकेशंस क्या आती हैं, यानी सेकेंड लॉ कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है, रॉकेट्स के ऊपर अप्लाई होता है, कार एयरबैग्स के ऊपर अप्लाई होता है और स्पोर्ट्स के अंदर अप्लाई होता है, यानी क्रिकेट, बेसबॉल, टेनिस वगैरह के अंदर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थर्ड लॉ के बारे में, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ क्या कहता है, हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। यानी हम कुछ भी करते हैं, कोई भी एक्शन लगाते हैं, उसका एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, फोर्सेस ऑलवेज कम इन पेयर्स। फोर्सेस जो आती हैं हमारे पास वो हमेशा पेयर्स के अंदर आती हैं। दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज़ बट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। वो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर एक्ट करती हैं लेकिन उनका बट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और डायरेक्शन उनकी अपोजिट होती है। यानी फोर्सेस जो है हमेशा पेयर्स में आती हैं, डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर अप्लाई होती हैं, एक्ट करती हैं, लेकिन ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होती हैं, डायरेक्शन में ये अपोजिट होती हैं। जैसे कि अनलाइक फोर्सेस जो हमने पढ़ा था। थर्ड लॉ की एग्जांपल क्या है, जंपिंग फ्रॉम अ बोट। बोट के अंदर जंप करना, बोट मूव्स बैकवर्ड, बोट जो है वो बैकवर्ड मूव करेगी। ठीक है, यानी आप एक बोट चल रही है, उसके अंदर से अगर आप जंप करेंगे तो बोट की डायरेक्शन ओर होगी, आपकी ओर होगी। गन के अंदर से अगर हम गोली चलाते हैं तो गोली आगे को चलती है और गन पीछे को झटका खाती है। जैसे कि हम वॉकिंग करते हैं, यानी चलते हुए ज़मीन हम पे पीछे की तरफ फोर्स लगाती है और हम ज़मीन को आगे की तरफ धकेलते हैं, यानी हम आगे बढ़ते हैं, ज़मीन हमें पीछे की तरफ करती है। ये सारी एग्जांपल्स हैं थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ अब अप्लाई कहाँ कहाँ पे होता है, ये जेट प्रोपल्शन के ऊपर अप्लाई होता है, स्विमिंग के अंदर अप्लाई होता है और स्पेस रॉकेट्स के ऊपर अप्लाई होता है। स्पेस रॉकेट्स के अंदर किस तरह से कि जो गैसेस हैं वो पीछे की तरफ फेंकता है और रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ता है। स्विमिंग के अंदर किस तरह से, यानी कि हम पानी को अपने हाथों और पाँव की मदद से पीछे की तरफ धकेलते हैं और पानी हमें आगे की तरफ फेंकता है।
अब हम पढ़ते हैं कंबाइंड एप्लीकेशंस इनकी, यानी ऑल थ्री लॉज एक्सप्लेन रियल वर्ल्ड मोशन टुगेदर। ये जो तीनों लॉज हैं ना, ये हमें रियल वर्ल्ड मोशन बताते हैं टुगेदर, इकट्ठे। ये तीनों लॉज इकट्ठे मिलके हमें रियल वर्ल्ड मोशन बताते हैं कि वर्ल्ड के अंदर जो मोशन है वो किस किस तरीके से हो रही है। जैसे कि ग्रेविटी जो है ये काजेज एक्सलेशन, वो एक्सलेशन काज करती है। ग्रेविटी हमेशा एक्सलेशन काज करती है। न्यूटन्स लॉ एक्सप्लेन फ्री फॉल मोशन, जबकि न्यूटन के जो लॉज हैं वो एक्सप्लेन करते हैं फ्री फॉल मोशन को, यानी एक मोशन जो है वो फ्री फॉल हो रही है ऊपर से नीचे की तरफ। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है? व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल पाथ इज कवर्ड बिकॉज ऑफ न्यूटन्स लॉ, यानी हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब है कि एक चीज़, एक बॉडी जो एक टाइम में दो डायमेंशंस को कवर करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मेरे हाथ में एक छोटा सा बॉल है, मैं उसको ऐसे ऊपर की तरफ फेंकती हूँ या ऐसे फॉरवर्ड फेंकती हूँ एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। मैं उसको एक्स डायरेक्शन में फेंकती हूँ किसी और चीज़ की तरफ, वो पहले सीधा एक्स डायरेक्शन में जाएगा और फिर एकदम से वो ज़मीन की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएगा, यानी वाई डायरेक्शन में आ जाएगा। यानी एक ही टाइम में उसने दो डायमेंशन को कवर किया है, पहले एक्स डायमेंशन को फिर वाई डायमेंशन को। यानी हर वो चीज़ जो एक टाइम में दो डायमेंशन को कवर करती है, जो टू डायमेंशन में होती है, मोशन इन टू डायमेंशन, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। व्हीकल्स एंड सेफ्टी के अंदर क्या आएगा? सीट बेल्ट्स, हेलमेट्स एंड ब्रेक्स आर बेस्ड ऑन न्यूटन लॉ। ये सारी चीज़ें न्यूटन लॉ के ऊपर बेस करती हैं। सीट बेल्ट्स बनाए गए हैं, हेलमेट्स बनाए गए हैं, ब्रेक्स बनाए गए हैं, ये सारे न्यूटन लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। इंजीनियरिंग के अंदर इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं कि ये ब्रिजेस के अंदर यूज़ होती हैं, लिफ्ट्स एंड स्पेस क्राफ्ट के अंदर, इन चीज़ों को डिज़ाइन करने में, ठीक है। ब्रिजेस को डिज़ाइन करने में, लिफ्ट्स को डिज़ाइन करने में और स्पेस क्राफ्ट को डिज़ाइन करने में। इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है? यूजिंग न्यूटन्स लॉ वी ड्राइव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। न्यूटन के लॉज को यूज़ करते हुए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन 3 तरह की दी हैं। पहली इक्वेशन है v इक्वल यू प्लस ए टी, यानी v किसके इक्वल है? u के प्लस, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल्स यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन आ गई s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन आ जाएगी v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशंस बनी किस तरीके से हैं ये भी मैं आपको बता दूंगी। अब हम पढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज को, यानी न्यूटन्स लॉ की लिमिटेशंस कहाँ कहाँ तक है। यानी हर चीज़ के ऊपर तो ये भी अप्लाई नहीं होता, कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर इसकी लिमिटेशंस भी हैं। तो फर्स्ट वन क्या है? फेल्स एट वेरी हाई स्पीड, यानी बहुत ज़्यादा स्पीड के ऊपर ये फेल हो जाता है न्यूटन लॉ। जैसे कि आइंस्टाइन रिलेटिविटी, आइंस्टाइन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता, फेल हो जाता है। फेल एट वेरी स्मॉल स्केल, यानी क्वांटम मैकेनिक्स, बहुत स्मॉल स्केल के ऊपर जो हम क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ते हैं ना, जैसे एटम को स्टडी करते हैं, उसके ऊपर भी न्यूटन लॉ अप्लाई नहीं होता। यानी एक तो हाई स्पीड के ऊपर अप्लाई नहीं होता जैसे कि आइंस्टाइन रिलेटिविटी, दूसरा स्मॉल स्केल के ऊपर भी अप्लाई नहीं होता जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स। न्यूटोनियन वर्सेस मॉडर्न फिजिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है ये वर्क करती है फॉर एवरीडे ऑब्जेक्ट, डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट के ऊपर। न्यूटोनियन मैकेनिक्स वर्क करती है डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जबकि जो मॉडर्न फिजिक्स है नीडेड फॉर एटॉमिक और कॉस्मिक स्केल्स, वो वर्क करती है एटॉमिक स्केल के ऊपर या फिर कॉस्मिक स्केल्स के ऊपर। डेली लाइफ ऑब्जेक्ट के ऊपर वो वर्क नहीं करती। इन दोनों के दरमियान ये डिफरेंस है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स वर्क करती है डेली लाइफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, एवरीडे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, और मॉडर्न फिजिक्स वर्क करती है एटॉमिक और कॉस्मिक स्केल्स के ऊपर। यानी समरी क्या है? मैंने आपको अब तक जितना भी बताया है, फर्स्ट लॉ मैंने आपको बताया है जो बताता है इनर्शिया के बारे में, सेकेंड लॉ बताता है फोर्स इक्वल एम ए के बारे में, और थर्ड लॉ बताता है एक्शन का एक रिएक्शन है, यानी एक्शन इक्वल्स रिएक्शन। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो न्यूटन्स लॉ अप्लाई एवरीवेयर। तो न्यूटन के जो लॉज हैं वो हर तरफ अप्लाई होते हैं, हर चीज़ के ऊपर, ट्रांसपोर्ट के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, इंजीनियरिंग के ऊपर, स्पेस साइंस के ऊपर, यानी कि हर तरह की चीज़ के ऊपर न्यूटन के लॉज अप्लाई होते हैं। कंक्लूजन इसका क्या है कि न्यूटन्स लॉ रेवोल्यूशनाइज साइंस। न्यूटन के जो लॉज हैं उसने साइंस को बहुत ज़्यादा तरक्की दी है। दे रिमेन एसेंशियल इन फिजिक्स एजुकेशन एंड डेली लाइफ, वो बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं फिज़िक्स का, एजुकेशन का एंड डेली लाइफ का।
आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से सारा कुछ समझा दिया है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।